हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, हम पिछली क्लास में हमने बात किया था कि हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश का यानी कि यूपी स्पेशल के लिए हम यहाँ पे यह बात करें। हम यूपी जीके की बात कर रहे थे। हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को ऑलरेडी कवर कर रखा है। आज ये हमारा जो क्लास है ये हम पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम अपनी क्लास में पूरा प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे, फिर इसके बाद पार्ट 4 में हम मेडवल को कवर करेंगे। इस तरीके से हम एक स्टेज वाइज पूरा जो है उत्तर प्रदेश का पूरा स्टैटिक जो जीके है ये हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले उनको देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए, हम उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम आप सभी को पता है कि इतिहास को हम अपने समझने के क्रम में यहाँ पे एक युग के टर्म में इसको जो है बांट देते हैं तीन। जैसे कि हम पाषाण युग, फिर यहाँ पे कांस्य युगीन सभ्यता और यहाँ पे लौह युग। तो इन तीन में जो है डिवाइड कर दिया जाता है, जिसके अंतर्गत पाषाण युग में क्या आता है, पूरा पाषाण काल आता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, फिर इसके बाद जो है नव पाषाण काल। ये क्या है, ये तीन जो है पूरा पाषाण पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे जो कांस्य युगीन सभ्यता है, जिसमें हम मेनली जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। फिर लौह युग में यानी कि इसमें क्या आता है, वैदिक काल आता है, महाजनपद काल आता है, जैन धर्म बौद्ध धर्म आते हैं। फिर इसके बाद मगध का साम्राज्य, फिर यहाँ पे जो अन्य महत्वपूर्ण जो राजवंश होते हैं उनके बारे में भी हम पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको जो है यहाँ पूरा जो समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास में हम कौन कौन से एरिया को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे पूरा पाषाणकालीन स्थल से ही शुरुआत करते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता से लेकर यानी कि पाषाण युग से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के स्थल को हम यहाँ पे पूरा कवर करेंगे। पूरा पाषाण काल मतलब कि जो पत्थर के उपकरण, यानी पूरा मतलब पाषाण मीन्स पत्थर, यानी कि जो बड़े आकार के जो पत्थर से बने उपकरण हैं उनको हम यहाँ पे देखते हैं, या इस प्रकार से कहें, ये इसका अर्थ है। जैसे कि क्वार्टजाइट। ठीक है, अब जैसे आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा बेलन घाटी। बेलन घाटी महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो कि कहाँ पे स्थित है, ये जो है प्रयागराज में स्थित है। जैसे कि छतरपलिया, महुगढ़ और पीरीधिया, ये क्या है, ये जो है इन्हें जो है प्रयागराज के कुछ लोकल नाम है जो इन्हें अलग अलग नामों से रखते हैं या जानते हैं। फिर इनका उत्खनन क्या है, इनका उत्खनन GR शर्मा के द्वारा कराया गया था, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के क्या थे, प्रोफेसर थे। बेलन घाटी के कि लोहंदा नाला क्षेत्र से, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि बेलन घाटी में एक लोहंदा नाला क्षेत्र है, उसमें क्या है, उसमें से एक अस्थि यानी कि हड्डियों हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अस्थि, एक तरीके से अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति हमें देखने को मिली है। कहाँ पे, बेलन घाटी में देखने को मिली है। और बेलन घाटी कहाँ पे स्थित है, ये जो है प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, ये इसके बारे में आपको बेलन घाटी के बारे में 2 से 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। फिर अन्य स्थल की अगर हम बात करते हैं, जैसे सोनभद्र में क्या है, सिंगरौली घाटी है। चंदौली में क्या है, चकिया है। बांदा जिले में क्या है, निही और गोपीपुर स्थित है। तो इन सबको आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्या है, मैच करने के लिए आपको दे सकते हैं, मैच द फॉलोइंग करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको भी आपको कवर करना है। ठीक है, ये कुछ हमने पूरा पाषाण कालीन स्थल देखे जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं मध्य पाषाण स्थल। मध्य मतलब जो कुल मिलाकर के, जैसे पूरा पाषाण क्या है, वो बड़े पत्थर के उपकरण थे। अब यहाँ पे मध्य क्या है, यानी कि छोटे पत्थर के जो उपकरण हैं। यानी कि पूरा पाषाण की तुलना में यहाँ पे क्या है, छोटे पत्थर के जो उपकरण मिले हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कुछ स्थल हैं उनको भी देखते हैं, जैसे प्रतापगढ़ का जो जिला है, यानी कि जो प्रतापगढ़ है उसमें क्या है, सरायनहार है, वहाँ पे क्या है, मानव के जो कंकाल मिले हैं, यानी कि 15 मानव कंकाल यहाँ पे मिले हैं। फिर अन्य स्थल क्या है, महदहा है, फिर दमदमा है। दमदमा से क्या मिला है, यहाँ पे एक मानव कब्र में, यानी कि एक कब्र में 3 मानव कंकाल पाए गए हैं, ये ऐसा यहाँ पे प्रमाण मिला है। फिर क्या है, चौपानी मांडो, ये प्रयागराज में स्थित है। इसमें क्या है, झोपड़ियों और मिट्टी के बर्तन के साथ मिले हैं। फिर ये क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं मिर्जापुर जिला, मिर्जापुर सीरीज हाल ही में अभी रिलीज हुई है, तो उसको आप सबने देखा ही होगा। फिर क्या है, मोरहना पहाड़, रथों और घोड़ों के शैलचित्र यहाँ पे देखने को मिले हैं। मोरहना पहाड़ में जो है एक
यहाँ पे रथों और घोड़ों के शैलचित्र देखने को मिले हैं। फिर सुहागी घाटी, सुहागी घाटी क्या है, विश्व का पहला स्थल है जहाँ पे शैल चित्रों की खोज हुई थी। और इन शैल चित्रों की खोज किसने की थी, यहाँ पे आर्कीवाल्ड कार्लाइल ने यहाँ पे की थी। कब की थी, 1867 में की थी। ठीक है। फिर क्या है, बाघाई खोर, लेखा हिया, बैठा पुट पुरहियवा, ये कुछ स्थल हैं, अजीब से नाम है, इनको भी आप याद रख सकते हैं। फिर नौपाषाण स्थल की बात करें, जैसे कि संत कबीर नगर में क्या है, संत कबीर नगर जिले में क्या है, लोहरा देव है। इसमें क्या है, धान की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि धान की भूसी के अवशेष मिले हैं। तो जब खेती होती रही होगी तभी तो अवशेष मिले हैं, यानी कि धान के फसल के अवशेष भी यहीं से लोहरा देव से मिले हैं। ठीक है। ये हमने कुछ नौपाषाण स्थल के बारे में देखा। अभी और आगे हम इसके में कुछ पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं। जैसे भारत में सबसे पुराना नौपाषाण स्थल जो काटने और जलाने वाली कृषि का साक्ष्य प्रदान करता है, वो कहाँ पे मिलता है, लहुरा देव में मिलता है। ठीक है। फिर यहाँ पे प्रयागराज से संबंधित जो कोल्डी हवा है, वहाँ पे मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों में धान के दाने, भूसी और पुआल के अवशेष मिले हैं। ठीक है। विश्व में धान या चावल के खेती का सबसे पहला साक्ष्य जो कहाँ से मिलता है, कोल्डी हवा से मिलता है, जो कि प्रयागराज में स्थित है। ये आपको याद रखना है। फिर प्रयागराज में एक महगरा है, इसको भी आपको याद रख सकते हो। फिर अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन स्थल की बात करते हैं, इसमें क्या है, चित्रित मध्यभांड जो मिलते हैं। जैसे हम आलमगीरपुर की बात करते हैं, ये क्या है, वर्तमान में मेरठ जिले की हिंडन नदी के पास स्थित है। इनकी खोज जो है 1559 में यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी स्थल है ये। इसे लुहास और बड़गांव के नाम से भी जाना जाता है। मंडी और करैना सहारनपुर जिला में स्थित है। सनौली बागपत जिला में स्थित है। मानपुर क्या है, बुलंदशहर में स्थित है। ये मैच करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है। अब ऐतिहासिक युग की बात करते हैं, इसे लौह युग भी कहा जाता है। लोहे के औजार और कलाकृतियाँ यहाँ पे मिली हैं, निर्मित हुई मिली हैं। फिर यहाँ पे क्या सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य जो मिला है, चंदौली जिले में मल्हार, इसको भी आप याद रख सकते हो। ये पूरा जो है कहाँ कहाँ से कितने कितने जो औजारों के साक्ष्य मिले हैं, ये आप देख सकते हो। जैसे अहिच्छत्र बरेली से मिला है, हस्तिनापुर मेरठ, हस्तिनापुर या मेरठ। फिर अतरंजी खेड़ा एटा में है। मथुरा, श्रावस्ती और कापिल्य फर्रुखाबाद से लौह अयस्क के औजारों के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। चित्रित धूसर मृतभांड और काले पॉलिश मृतभांड भी पाए गए हैं। जब भी आपको कई एंशेंट हिस्ट्री में कुछ लिखना हो, तो अगर कुछ पॉइंट नहीं याद आ रहा है तो आप मेंस में इस को आप कहीं भी इस को लिख सकते हैं, इस पॉइंट को। उत्तर प्रदेश की अगर हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, वैदिक सभ्यता की बात करते हैं, जिसका काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। इसे आर्यावर्त नामक जो क्षेत्र का हिस्सा है के उल्लेख जो है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से मिलता है। जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद जो हिंदू धार्मिक दार्शनिक परंपराओं की नींव है, इनकी रचना के दौरान भी इसमें जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है। फिर हम एक एक करके यहाँ पे जो है ऋग्वेद के काल के बारे में दे रखा है, और यहाँ पे उत्तर वैदिक काल का एक यहाँ पे क्या है, तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे दे रखा है। इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे ऋग्वेद काल का सबसे अगर जानकारी का स्रोत देखा जाए तो ऋग्वेद है। ठीक है। वैदिक संस्कृति का विस्तार उत्तर भारत से लेकर के पूर्वी बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि तक हुआ। कुरुक्षेत्र, कुरु और पांचाल, जैसे कुरु और पांचाल जहाँ तक महा भारत से संबंधित है। जैसे बड़े राज्य मध्य देश, गंगा और सरस्वती दोआब के हिस्से के क्षेत्र में इस। फिर अगर हम ऋग्वेद काल की बात करें, इस काल में वैदिक सभ्यता केवल पंजाब और सिंध क्षेत्र तक ही सीमित थी। लेकिन वहीं उत्तर वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में पूर्व साम्राज्य का क्षेत्र मेरठ से दिल्ली तथा थानेसर तक फैला हुआ था। राजधानी क्या थी, हस्तिनापुर थी। महाभारत की कहानी कुरु वंश से जुड़ी है। जैसे मैंने पहले बताया, कुरु का विस्तार बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद तक जो है फैला हुआ था। ठीक है। ये हमने कुछ यहाँ पे देखा। अभी और आगे जो है पॉइंट इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये महाजनपद यहाँ आप देख सकते हैं, महाजनपदाज के बारे में आज जानकारी दे रखी है। मैं ये कुरु है, यहाँ पे पांचाल है, कोसल है, मल्ल है,
यहाँ पे वत्स है, ठीक है, मगध है। तो ये क्या है, ये सारे जो है उत्तर प्रदेश के बारे में जो है पूरा जो है दे रखा है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। देखिए, महाजनपदों को दूसरी शहरीकरण के रूप में जाना जाता है। महाजनपद काल को जो है दूसरा सबसे शहरीकरण काल माना जाता है। पहला शहरीकरण क्या है, वो जो है हड़प्पा सभ्यता के समय ही, जो मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय जो वहाँ पे जो नगरीकरण की व्यवस्था मिली थी, उनके प्रमाण मिलते हैं, वो पहला था। दूसरा क्या है, महाजनपद काल के समय दूसरा काल इसे माना जाता है, ठीक है। और ये 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर पूर्वी पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में उभरा। उत्तर प्रदेश में महाजनपदों के विस्तार में उपजाऊ भूमि, समृद्ध कृषि, बड़ी मात्रा में लौह अयस्क और गंगा यमुना नदी की अवस्थिति के कारण पानी की उपलब्धता प्रमुख योगदान करता बने। यानी कि देखिए, महाजनपद काल में जो उत्तर प्रदेश के जो महाजनपद थे उनमें क्या थे, एक तो गंगा का मैदान है जिसमें से समृद्ध कृषि हो सकती है, बड़ी मात्रा में लौह अयस्क मिले, फिर यहाँ पे गंगा यमुना की स्थिति के कारण यहाँ पे पानी की भी स्थिति अधिक रही, जिसके कारण यहाँ पे कृषि जो है उपजाऊ स्तर पर रही, ठीक है। और यहाँ पे इनका जो है राजस्व का एक महत्वपूर्ण एक स्रोत भी था। अंगुत्तर निकाय, महावास्तु जैसे बौद्ध ग्रंथों और भगवती सूत्र जैसे जैन साहित्यों में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, जिनमें से 8 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जिसमें से कौन से, कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी और चेदी उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। ये 8 जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब हम यहाँ पे एक एक करके सारे के बारे में हम देखते हैं। जैसे कुरु, कुरु क्या है, ये इसका जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी। आधुनिक स्थान कहाँ पे है, मेरठ से जो दिल्ली का इलाका है, ये जो है कुरु महाजनपद काल के अंतर्गत आता था। ये सरकार में क्या था, ये जो है कुरु महाजनपद में गणतांत्रिक स्वरूप जो है यहाँ पे प्रचलित है, यानी कि गणतांत्रिक रूप से चलता था। जो भी शासन व्यवस्था, शासन जो चलता था गणतांत्रिक रूप से चलता था, यहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं चलती थी, ठीक है। महाकाव्य महाभारत कुरु वंश की 2 शाखाओं के बीच एक संघर्ष व्यवस्था करता है। फिर ये कौशल हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कौशल से जो है गौतम बुद्ध संबंधित है। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती। आधुनिक स्थान क्या है, अवध का जो क्षेत्र है वो कौशल में कपिल वस्तु के शाक्यों का जनजातीय गणतांत्रिक क्षेत्र भी शामिल था। कपिल वस्तु से लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है, जैसे ये मैंने बताया। प्रसिद्ध राजा कौन थे, प्रसेनजित जो है बुद्ध के यहाँ पे समकालीन थे। ये कौशल के बारे में जानकारी रही, ठीक है। आपको यहाँ पे याद रखना है, कौशल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको इग्नोर मत करिएगा। फिर अगला यहाँ पे क्या है, अगला है यहाँ पे पांचाल। पांचाल के बारे में देखते हैं। चलिए पंचाल के बारे में देखते हैं। पंचाल की राजधानी क्या थी, यहाँ पे अहिच्छत्र जो कि उत्तरी राजधानी थी, और कापिल्य क्या है, दक्षिणी राजधानी थी। और आधुनिक स्थान क्या था, आधुनिक स्थान जैसे बात करते हैं जो बरेली का जो क्षेत्र है, बदायूं और फर्रुखाबाद, इसीलिए मतलब एक तरीके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पांचाल पांचाल जो महाजनपद है एक काफ़ी एक बड़े क्षेत्र में, जैसे कि बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, इन सब में जो है एक बड़े क्षेत्र में जो है अपना रूल करता था, जिसके लिए 2 राजधानी थे, उत्तरी राजधानी और दक्षिणी राजधानी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रसिद्ध नगर कौन सा था, प्रसिद्ध या शहर की बात करें तो कन्नौज जो था पांचाल साम्राज्य में जो है स्थित था। बाद में शासन का स्वरूप जो है राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हो गया। एक तरीके से आप देख रहे हैं कि पहला जो जो उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पे महाजनपद था, वहाँ पे भी गणतंत्र चल रहा था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और ये इसमें क्या था, पहले राजतंत्र था, फिर बाद में जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो गया, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना। फिर अगला है यहाँ पे सूरसेन, इसकी राजधानी क्या है, मथुरा। फिर यहाँ पे क्या है, आधुनिक स्थान भी मथुरा ही होगा। मेगस्थनीज के समय यह स्थान कृष्ण पूजा का स्थान था, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसका उल्लेख मोस्टली मेगस्थनीज की पुस्तक से ही मिलता होगा, जो कि इंडिका है, ठीक है। अवंतीपुर बुद्ध का शिष्य और सूरसेन का प्रमुख शासक था।
ठीक है। वत्स क्या है? वत्स राजधानी जो है कौशाम्बी में स्थित है। आधुनिक स्थान प्रयागराज। हालांकि आज के जिले में कौशाम्बी एक अलग जिला है, लेकिन आधुनिक स्थान प्रयागराज वाला क्षेत्र ही माना जाएगा। लेकिन वत्स को वंश के नाम से भी जाना जाता है। यह यमुना नदी के जो तट पर स्थित है। यह महाजनपद शासन के राजतंत्रीय स्वरूप का पालन करता था। यह व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता था। हालांकि ये वह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रख सकते हो। मल्ल, मल्ल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मल्ल, कुशीनगर और पावा। ये देखिए, कुशीनगर और पावा, कुशीनगर गौतम बुद्ध से संबंधित है और ये वर्धमान महावीर से संबंधित है, तो आपको दोनों को याद रखना है। आधुनिक स्थान क्या है? जैसे कि देवरिया, गोरखपुर, पडरौना और कुशीनगर। ये एक तरीके से 4 क्षेत्र में जो है, ये जो है इसके 4 क्षेत्र में जो है ये मतलब तरीके से इसका विस्तार था। और कुशीनगर, बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और भगवान महावीर पावा में निर्वाण प्राप्त किए। तो ये 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको मल्ल भी याद रखना है। मल्ल क्या है? एक गणतंत्र था। ठीक है। काशी जो कि बनारस वाला क्षेत्र है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस शहर का नाम जो है मत्स्य पुराण में वर्णित वरुणा और असी नदियों के नाम पर रखा गया था। ठीक है। वरुणा और असी नदियों के नाम पर रखा गया है, जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। कौशल ने काशी का अधिकार कर लिया था। कौशल ने मतलब काशी पर अधिकार कर लिया था। फिर अगला है चेदी। चेदी क्या है? सोत थवीति इसकी राजधानी। आधुनिक के नाम क्या है? बांदा, यानी कि जो बुंदेलखंड है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये रेयर इंफॉर्मेशन, इसको याद रखना है। राजा क्या था? शिशुपाल। वासुदेव कृष्ण ने पांडव राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान उसका वध कर दिया था। ठीक है। तो ये हमने महाजनपद के बारे में देख लिया। उत्तर प्रदेश के जो 8 महाजनपद है उनको देख लिए। अब यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश में जो जैन और बौद्ध धर्म के जो स्थल हैं उनको भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध का अधिकांश तपस्या जीवन उत्तर प्रदेश में ही बीता, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे वाराणसी, वाराणसी में क्या है? बोध गया बिहार में ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ गए। बुद्ध ने जो है धर्म चक्र को गति देने के लिए वाराणसी के पास सारनाथ में 5 भिक्षुओं को अपना पहला उपदेश दिया और ऐसे धर्म की नींव रखी जो न केवल भारत में बल्कि चीन, जापान जैसे सुदूर देशों तक भी फैल गए। अब देखिए विडंबना, देखिए अपने देश की कि भारत में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, लेकिन भारत में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की जो जनसंख्या वो लगभग 7% है 2011 के अनुसार। ठीक है। और अगर वर्तमान में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ये पॉपुलेशन बड़ी हो और घट भी गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखिए जिसका जीवन से धर्म का जन्म भारत में हो रहा है उसकी पॉपुलेशन कितनी कम है। और वहीं देखा जाए जैसे जापान हो गया, जापान देखिए मोस्टली वहाँ पे जो है 90% लोग जो है बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं। ठीक है। तिब्बत को देख लीजिए और यहाँ पे भूटान को देख लीजिए, कितने जैन धर्म को, सॉरी बौद्ध धर्म को यहाँ पे मानने वाले लोग हैं। तो एक तरीके से ये अजीब सा एक भारत में एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। ठीक ठीक है। तब तक हम आगे बढ़ते। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पहला उपदेश था बौद्ध का, बौद्ध धर्म का। धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र पहला जो है उपदेश था वो गौतम बुद्ध का। फिर सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप वह पवित्र स्थान माना जाता है जहां सबसे पहले बौद्ध धर्म की आवाज सुनी गई थी। तो ये कौन सा? धमेक स्तूप, ये आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध, फिर अगला क्या है? श्रावस्ती। गौतम बुद्ध ने अपनी मठवासी जीवन के दौरान अधिकतम समय लगभग 25 वर्ष श्रावस्ती जो कि कौशल की राजधानी थी वहां पे बिताया। अब बुद्ध लगभग वर्षा ऋतु में और वर्षा ऋतु में ही दोनों जो है श्रावस्ती में ही बिताते थे। बुद्ध ने सबसे अधिक प्रवचन श्रावस्ती में दिए, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इनको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बौद्ध कला छवियों वगैरह जो है बताया गया है। फिर अगला है कुशीनगर। कुशीनगर को कहा जाता है बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और रामाभार स्तूप कुशीनगर में स्थित है। इसे बुद्ध की नींव, बुद्ध की राख के हिस्से पर बनाया गया था जहां प्राचीन मल्ल लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। ये
इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और राज रमाभार स्तूप 49 फीट लंबा है, अब तक सबसे बड़ा ईंट का टीला है जहां पर बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। ये तो हमने बौद्ध धर्म के जो स्थल है उनको देख लिए। अब हम देखेंगे जैन धर्म के जो स्थल हैं, जैसे अयोध्या। अयोध्या यानी कि जो जैन धर्म के संस्थापक थे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, उनका जन्म स्थल क्या है? जन्म स्थल अयोध्या में है। और इनके क्रमशः दूसरे, चौथे, पांचवें और 14वें तीर्थंकर का जन्म भी जो है बौद्ध, जो जैन धर्म के जो दूसरे, चौथे, पांचवें और 14वें तीर्थंकर थे, इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था। ठीक है। फिर अगला है काशी। काशी देखेंगे, बौद्ध से भी संबंधित है और ये जो है जैन से भी संबंधित है, तो आपको दोनों को याद रखना है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म 872 ईसा पूर्व में बनारस में हुआ था। और यहाँ पे बाकियों का भी दे रखा है, जैसे 7वें, 8वें, तीसरे और 11वें तीर्थंकर का जन्म भी क्रमशः जो है बनारस में ही हुआ था, जो कि प्राचीन नाम है वाराणसी। श्रावस्ती, ये यहाँ पे जो है श्रावस्ती शंभुनाथ तीसरे तीर्थंकर की जन्म स्थली माना जाता है। ये हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्थल देख लिए। अब हम यहाँ पे मगध साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मगध साम्राज्य में मतलब कि पूर्व मौर्य राजवंश के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जो कि हर्रक राजवंश के बारे में हम अगर हम देखें तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। जैसे इनका राजवंश था 544 से 412 ईस्वी तक। इनका कालक्रम बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, यानी कि बिंबिसार के शासन का था 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व। रेणिका और सेनिया भी इन्हें कहा जाता है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। उन्होंने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को मजबूत किया। वह एक मतलब कि जैसे युद्ध के दौरान भी अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आपको एंसेंट में ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे कि जो है उन एक मतलब कि विवाह के थ्रू ही अपने राज्य को बढ़ा बढ़ा करके एक शत्रुता को मिटा करके मित्रवत रिश्ते को जो है मेंटेन किया जाता था। ठीक है। पहला वैवाहिक गठबंधन कौशल राजा के परिवार के साथ था। उन्होंने उनकी बहन कौशल देवी से विवाह किया और दहेज में उन्हें काशी क्षेत्र दिया गया। ठीक है, जिससे उन्हें राजस्व भी मिलता था। दूसरा वैवाहिक संबंध, उन्होंने लिच्छवी परिवार की राजधानी चेलना से विवाह किया। और तीसरा जो वैवाहिक गठबंधन था, मध्य पंजाब में मद्रा के शाही घराने में खेमा से शादी की। वे वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है, ये जो है हर्रक राजवंश के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर इसके आगे अगर हम बात करते हैं, जो उन्होंने अपने चिकित्सक जीवक को अवंती राजा प्रघोद के इलाज के लिए उज्जैन भेजा तथा यह पीलिया से प्रेरित थे। और यहाँ पे नियमित और स्थायी सेना रखने वाला पहला भारतीय राजा उन्हें माना जाता है। किन्हें? यहाँ पे बिंबिसार को माना जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त होता है। फिर इसके बाद अजातशत्रु आते हैं। उन्हें अजातशत्रु उनके मतलब बिंबिसार के पिता रहते हैं, वो उनकी हत्या करके अपनी गद्दी पर स्थापित होते हैं। जैसे कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। उसने अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया और सैन्य विजयों के लिए जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर पाटली नामक गांव में राजगृह का किला और एक निगरानी किला भी इन्होंने बनवाया था। इसके शासनकाल के दौरान जो दूसरी दूसरी राजगृह पहली बौद्ध संगीति बुलाई गई थी, वो किसके शासनकाल के समय था? आजाद शत्रु के समय हुआ था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है उदयन, 460 से 440 ईसा पूर्व। उन्होंने सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो बीपीएससी दे रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र शहर की नींव किसने रखी, तो वो वहां से इस तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित कर दिया था। शिशुनाग वंश की बात करें, इनके शिशुनाग इस वंश के संस्थापक थे। कालाशोक, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके समय में भी बौद्ध संगीति हुई थी। कालाशोक अपने पिता शिशुनाग के उत्तराधिकारी बने। उनके शासनकाल के दौरान द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में बुलाई गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है। शिशुनाग राजवंश का महापद नंदो ने जो है उखाड़ फेंका। फिर यहाँ पे इन्हें नंदवंश की जो है शुरुआत होती है।
नंद वंश की शुरुआत 344 से 323 ईसा पूर्व। इनके संस्थापक कौन थे? महापद नंद, जो कि सर्व छत्रांत या उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। इनका अर्थ दे रखा है। फिर पुराण जो है, पुराणों में जो है महापद्म को एक राट यानी कि एक सम्राट कहते हैं। अंतिम जो शासक था नंद वंश का, नंद शासक जो था धनानंद थे, और धनानंद के समय पे ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नंद वंश का विनाश होता है, फिर इसके कुल मिलाकर के जो कौटिल्य के साथ मिलकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से मौर्य वंश की शुरुआत हो जाती है। अब मौर्य वंश के बारे में अगर देखें तो इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से नंद वंश को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। अशोक जिसे सबसे महत्वपूर्ण राजा माना जाता है, और उन्होंने 30 अशोक जो है मौर्य साम्राज्य का तीसरा सम्राट था। अशोक के शिलालेखों में कहा गया है कि एक क्रूर युद्ध, यानी कि जो कलिंग पर विजय उसने प्राप्त करी थी। क्रूर युद्ध कहने का सेंस है कि मतलब एक तरीके से इतना, एक तरीके से नरसंहार हुआ था कि बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, ब्राह्मण वगैरह सब मरे थे, जिसके चलते उन्हें प्रायश्चित करने के लिए प्रेरित किया, और वो जो है धर्म के रास्ते पर खुद को ले, यानी कि धार्मिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए खुद को समर्पित कर दिया, जो कि जो इसका मुख्य विषय जो है शिलालेखों में उनके देखने को मिलता है। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि कलिंग युद्ध के कुछ वर्षों बाद ही धीरे धीरे बौद्ध धर्म की ओर मुड़ गया, और कई स्तूप और विहार स्तंभों का निर्माण उन्होंने करवाया था। अशोक सम्राट ने उत्तर प्रदेश में सबसे प्रसिद्ध स्तंभ अशोक की सिंह राजधानी सारनाथ में बनवाया था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अशोक ने सारनाथ में कई सुंदर स्तूप और मठ बनवाए। कहा जाता है कि धर्म राजिका स्तूप का निर्माण अशोक ने बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में बनवाया था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, संभवतः है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, संभवतः। इस तरीके से आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है। टोपरा और मेरठ में अशोक के शिलालेख फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। यानी कि टोपरा और मेरठ के जो अशोक के शिलालेख हैं, उन्होंने जो है फिरोज शाह तुगलक जो थे FST, इन्होंने जो है ये जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ये कई बार पूछा भी गया है विभिन्न एग्जामों में, ठीक है। अब यहाँ पे अशोक के शिलालेखों के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि शिलालेख क्या है, मेरठ में है, जिसको स्थानांतरित FST फिरोज शाह तुगलक ने जो है कहाँ कराया था, दिल्ली में। अभी जस्ट इसको पढ़े हैं। फिर स्तंभ शिलालेख, विच्छेद शिलालेख कहाँ पे है, सारनाथ। फिर इस रानी का शिलालेख, विच्छेद शिलालेख प्रयागराज से संबंधित है, कौशाम्बी में स्थित है। अशोक ने संघ के सदस्यों को रैंकों में विभाजन पैदा करने से परहेज करने को कहा। मुगल सम्राट जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित कर दिया। यानी कि जो ये शिलालेख थे, इनको जो है मुगल सम्राट जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में इसको स्थानांतरित कर दिया। लघु शिलालेख कौशाम्बी, मिर्जापुर, हाथी राजधानी ये यहाँ पे संकीसा, और टोपरा यहाँ पे शिलालेख जो कि सहारनपुर जिले में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ पे मौर्योत्तर काल के बारे में बात करें, यानी कि पोस्ट मौर्योत्तर के बारे में बात करते हैं, तो इनके राजवंश शुंग राजवंश, इनकी राजधानी विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी स्थापना की थी, ब्राह्मणवाद का कट्टर अनुयायी था। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। महाभाष्य यानी कि जो पतंजलि की जो कृति है, दोनों को यज्ञ के पुरोहित थे। बौद्ध स्रोतों उन्हें बौद्ध धर्म के उत्पीड़न के रूप में संदर्भित करता है। यानी कि जो बौद्ध धर्म के जो स्रोत हैं, जो बुक्स हैं, जो मतलब उनके जो इस जो बुक्स वगैरह हैं, जो उनके स्रोत हैं, उनमें जो है यहाँ पे उन्हें जो पुष्यमित्र शुंग को जो है बौद्ध धर्म के उत्पीड़क के रूप में संदर्भित किया गया है, ये कहा जाता है। हालांकि ये दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध कला को भी संरक्षण दिया था। उसके शासनकाल के दौरान मध्य प्रदेश के भरहूत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। सांची के स्तूप बेहतरीन प्रवेश द्वार रेलिंग का निर्माण शुंग शासनकाल के दौरान किया गया था।
उनका उत्तराधिकारी अग्निमित्र था, जो कि कालिदास की पुत्र थी, मालविका अग्निमित्रम। ये भी एक तरीके से पुस्तक है, इसको भी आपको याद रखना, ये तो मस्ट है, आपको याद ही रखना है। फिर अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। कर्ण वंश की स्थापना भी आपको याद रखना है, वासुदेव कर्ण थे। बस इतनी ही जानकारी थी। सातवाहन वंश, इसे आंध्र भी कहा जाता है। सिमुक इस राजवंश के संस्थापक थे, सिमुक। और तीसरे राजा श्री सतकर्णी थे, जिन्होंने पश्चिमी मालवा बरार पर विजय प्राप्त की थी। और 17वां राजा हाल था। वह अपनी पुस्तक गाथा सप्तशी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे सत्तासई भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना, सत्तासई या गाथा सप्तशी। सतकर्णी के बारे में देख लेते हैं, जिनका कार्यकाल 106 ईसा पूर्व से 130 तक था। इस सबसे महान शासक माना जाता है। नासिक और नांदेड़ शिलालेख गौतमीपुत्र सतकर्णी के शासनकाल पर जो है जानकारी देते हैं या प्रकाश डालते हैं। फिर पलुम चतुर्थ सातवाहन का अंतिम शासक था। सातवाहन वंश का पलुमवी पलुमवी चतुर्थ जो है सातवाहन वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने भूमि दान भी जो है करवाया, जिसके कारण इनकी जो है राजनीतिक स्थिति कमजोर हुई और अंततः इन्हें इनका जो सत्ता विस्तार था वो जो है विखंडित हो गया। ठीक है, और सातवाहनों ने सबसे बड़ा बंदर गाया था दक्कन का कल्याणी, और जो है गंडक सेला और गंजाम अन्य महत्वपूर्ण बंदरगाह थे। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हम आगे। कलिंग और चेदी राजवंश, ये भी आप याद रखना चाहते हैं याद रख सकते हैं, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो खारवेल जैन धर्म का जो अनुयायी था, उन्होंने उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण कराया था। तो ये आपको याद रखना है। गुप्त काल की बात करते हैं, तो गुप्त काल क्या है? देखिए, ये पूरा जो है रिवीजन सीरीज है। ये क्या है? रिवीजन है पूरा। हम पॉइंट टू पॉइंट बात करते चले जा रहे हैं, ताकि आपको आपका सबसे कम टाइम जो है लॉस हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें, क्योंकि अभी मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन बचे हुए हैं, तो बहुत ही कम समय है। 90 दिन मतलब ऑलमोस्ट 90 दिन के आसपास हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, टेस्ट सॉल्व करेंगे तो आपके टेस्ट जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, इनके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, जैसे कि समुद्रगुप्त महाराजा के रूप में जो वर्णित किया गया है इलाहाबाद स्तंभ, ये जानकारी आप सबको पता ही है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो राजा था, ये जो है माना जाता है। मगध साकेत प्रयाग पर गुप्त वंश का अधिकार स्थापित किया। लगभग लगभग 200 वर्षों तक जो है इन्होंने अपना शासनकाल किया, और पुष्यमित्र वंश गंगा क्षेत्र में गुप्त वंश के बाद मौखरी वंश और पुष्यभूति वंश उभर कर सामने आए, और जो है गुप्त वंश के उत्तराधिकारी और गुज्जर और प्रतिहार थे। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? दशावतार मंदिर जो कि देवगढ़ में स्थित है, और भीतरगांव मंदिर जो कि कानपुर के देहात में स्थित है। इनका निर्माण किसने करवाया था? गुप्त वंश के शासन के दौरान ही इनका निर्माण हुआ था। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जो शिलालेख है दे रखे हैं, इनको आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। वैसे पूछने के चांसेस नहीं है, हर्षवर्धन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पुष्यभूति राजवंश और वर्धन राजवंश या राजवंश गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद सामने आए। पुष्यभूति वर्धन वंश का जो है संस्थापक था, यानी कि इसके बाद जो सबसे प्रचलित जो आ, राजा था वो हर्षवर्धन था, लेकिन इसकी जो स्थापना की थी इस वर्धन की या इस राजवंश की, तो पुष्यभूति था। हर्षवर्धन वर्धन साम्राज्य का अंतिम शासक था, जो इस्लामी आक्रमण से पहले प्राचीन भारत का अंतिम महान साम्राज्य साम्राज्य था। ठीक है, और इनकी कोई भी मतलब उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके कारण क्या होता है कि जो इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके लिए साम्राज्य जो है इनका समाप्त हो जाता है और छोटे छोटे राजवंशों में विघटित हो जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट आपको ये याद रखना, हर्ष के समय में ही जो है सामंती व्यवस्था जो है शुरुआत हुई थी। तो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो हर्ष के समय में ही यहाँ पे जो है
सामंती व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, सामंतवाद की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं हर्षवर्धन के बारे में। अभी हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया है कि प्राचीन हिस्ट्री, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है, ये हमने पूरा स्पीड के साथ देख लिया है। ये हमारा पार्ट 3 है। अब इसके बाद अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास है, इसको हम पार्ट 4 में कवर करेंगे। अगर अभी आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स हो, जो भी यूपीपीसीएस या आरओ या आरओ की, जैसे क्या है, ये आरओ की जो या आरओ की जो है, इनके लिए भी ये स्पेशल इम्पोर्टेंट है। और जो यूपी पीसीएस का जो यहाँ पे आप देखेंगे, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो एक तरीके से इम्पोर्टेंट सीरीज है जो आप मिस नहीं कर सकते हैं। आप इसको एक बार 2 से 3 बार वीडियो को देखेंगे तो रिवीजन हो जाएगा, जिसके कारण आप आसानी से इस टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप ये देखिए 50 क्वेश्चंस आपको जो है स्पेशल से मिलने वाले हैं। और अगर आपने 100 में से, आपने मान के चलिए 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में अगर आपने 80 क्वेश्चन अगर आपने जीएस के सही किए, सॉरी यहाँ पे मैं, क्योंकि एक बार पूरा यहाँ पे पूरा डिटेलिंग करवा देता हूँ, ताकि आपको एक्स्ट्रा एज अगर लेने हैं, क्योंकि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो भी तो इसमें बैठेंगे। तो अगर आप स्पेशल को कवर नहीं करके जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप अपनी तैयारी के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। जैसे देखिए, अगर मान के चलिए जीएस में क्या है, 150 क्वेश्चन है। ठीक है, 150 क्वेश्चन में अगर आपने 50 क्वेश्चन तो स्पेशल के आने हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो जीके का पोर्शन है वो आना है। और ये क्या है, जनरल स्टडीज सबके लिए है, इसमें के 100 क्वेश्चन है। इसमें से अगर आपने 80 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है, तो 80 क्वेश्चन के आसपास तो लगभग हर कैंडिडेट वो कर देगा ना, कि जो मतलब एक कॉमन तैयारी करके भी आया, थोड़ा बहुत भी उसने पढ़ा है, तो आराम से कर देगा। अगर उसने करंट वगैरह सारी चीज़ें देखी हैं तो आराम से 80 क्वेश्चन के आसपास वो कर देगा। 80 क्वेश्चन, और कट ऑफ कितनी जाती है, लगभग लगभग 125 जाती है। इसका मतलब क्या है, आपको जो है लगभग लगभग 45 क्वेश्चन और करने की ज़रूरत है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो अब स्पेशल के अगर आपने लगभग लगभग अगर 30 क्वेश्चन कर दिए, तो आपके यहाँ पे आप देखेंगे कि एक आपको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे 80 और 30 लगभग लगभग 110 मार्क्स हो जाते हैं। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर्स वगैरह कर लिए हैं, तो आप 120 से 130 के आसपास मार्क्स जो है आराम से ला सकते हैं। और कट ऑफ 125 रहती है। और ये तो जनरल वालों की है, अगर कहीं आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो उनकी भी कट ऑफ थोड़ा लो रहती है। तो आपको कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी में फोकस करना पड़ेगा। तो ये कुछ ओवरव्यू रहा। फिर इसके बाद आपको सी सेट भी तो देखना है, तो उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करना होगा। तो आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, टेस्ट सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए इस सीरीज की यहाँ पे शुरुआत करी गई है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं अपने पार्ट, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।